पता लग जाए कि क्या है पूरा मामला, क्या है, संज्ञान ले ले। और केंद्र सरकार इसलिए भी संज्ञान ले ले क्योंकि उसी पार्टी की सरकार बीजेपी बिहार की सरकार में भी शामिल है। खड़गे का ट्वीट बहुत ही मायने रखता है। इतना एक राज्य की समस्या को लेकर, वहां छात्रों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष लिख रहे हैं और उनका निशाना जो है वो साफ संकेत दे रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जिन राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उसको अंजाम दिया जा चुका है, घोषणा भले ही बाद में हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट पर एक नजर डालेंगे, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सीधे तौर पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। लिख रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। अविनाश, ये जो तीसरा पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि तमाम जहां पर जिन भी राज्यों में जहां जहां पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं वहां पेपर कराने की जिम्मेदारी उन एजेंसियों को दी गई थी जो एजेंसियां गुजरात के लोग चला रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं और उसी का जिक्र कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इस ट्वीट में। हाँ, गुजरात के लोग तो एक तरीके से देखा जाए पूरा देश ही चला रहे हैं। हाँ। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, वहां का प्रमुख आपको गुजरात का ही मिलेगा। अब मध्य प्रदेश में जब जो उज्जैन में मालोक के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो उसका विज्ञापन गुजराती में छपता है। हिंदी की जगह गुजराती में छापने का मायने क्या मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपने एक तरीके से पहले से ही बता दिया है कि काम कोई भी हो, कंपनी गुजरात की ही होगी और उसमें नेता भी गुजरात का ही होगा। तो जहां तक कि जो कंपनियां पहले ब्लैक लिस्टेड की जा चुकी हैं, उनको भी काम सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को परीक्षा कराने की भी जिम्मेदारी दी गई और वो परीक्षाएं लीक हुई हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ब्लैक लिस्ट इसीलिए किया गया था कि भाई वो लोग पेपर लीक करते हैं और उसके बाद भी आप उनको परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पेपर तो पहले से लीक हो चुका है। जो क्वेश्चन मार्क पेपर है वो छपने बाद में जाता है, पहले जिन लोगों के पास पहुंचाना होता है वहां वो पहले ही पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है आप इस तरीके से परीक्षाएं कराएंगे तो उन पर सवाल जरूर उठेंगे और हर चीज के लिए आप गुजरात को ही तरफ देखते हैं और जबकि हर बार वहीं से चोरी की घटनाएं मिल रही हैं। चाहे आप कोई परीक्षा उठा के देख लीजिएगा, उसके तार कहीं ना कहीं जाकर गुजरात से जरूर जुड़ जाते हैं। तो अब इस तरीके जाहिर सी बात है कि जो बीपीएससी वाले मामले में नीतीश कुमार को भी ये चीज को सोचना चाहिए कि हर परीक्षा जब भी वो बीजेपी के साथ आते हैं, अभी 17 महीने उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ में भी सरकार चलाई थी। 5 लाख से ज्यादा लोगों की भर्तियां हुई। हर भर्ती की परीक्षा होती है, भर्ती परीक्षा बिना अब डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह आरोप कभी भी नहीं लगाया जा सके कि भाई ये 20 लोगों की जो भर्ती हुई है इसमें पेपर में धांधली हुई है या भर्ती में धांधली हुई है। ना तो आपने भर्ती में धांधली के मामले में किसी को पकड़ पाए कि भाई इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हुआ है, ना पेपर के मामले में आपका कोई गड़बड़ी पकड़ पाए। 17 महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जो भी पेपर हो रहा है या तो वो लीक हो रहा है या जो भर्ती है उनमें कोई दूसरी धांधली मिल रही है। और तेजस्वी यादव उसी का जिक्र कर रहे हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि उनके भी स्वर बदले हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि हमारे साथ जब आपकी सरकार थी तो लोगों को आपने नौकरियां भी हम लोगों ने दी और नौकरियों में किसी तरह की धांधली की कोई शिकायत भी नहीं आई। यानी अब आपके पास अब समय है कि आप फिर से इधर आ जाइए इंडिया गठबंधन की ओर। तेजस्वी यादव के उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले यह बताएं कि किस तरह से बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन के आसार अब दिखाई पड़ रहे हैं और लगभग वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं, उसका असर किस तरह से केंद्र की सरकार पर पड़ना तय माना जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अभी भी नाराज है, वहां भी सरकार कभी भी जा सकती है क्योंकि सरकार के भीतर जिस तरह से एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है वो अभी भी बनी हुई है। खास तौर पर एकनाथ शिंदे अभी भी उन्होंने अपना मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला है। गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे, वो उनको नहीं मिला है और जो मंत्रालय उनको मिले हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ
तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी देख रहे हैं कि ये पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या कदम उठा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में ही जो दूसरी महत्वपूर्ण बैसाखी है केंद्र की सरकार के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकातें हो रही हैं। और मुलाकातों के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी उसके परिणाम की जानकारी है कि क्या हो सकता है। ईडी और सीबीआई जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, तेजस्वी यादव और के करीबियों के खिलाफ तो लगे ही थे, वो लगा दिया गया है चिराग पासवान के करीबियों के खिलाफ भी। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश अपनी कर रही है, लेकिन उसकी विवशता को सहयोगी पार्टियां अब अच्छे से जान रही हैं कि 10 साल पहले तक, जो 10 साल तक सरकार चली है उसमें और तीसरी थर्ड एनडीए सरकार में बहुत अंतर है। वो अंतर ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सहयोगी दलों के को साफ देखने में आ रहा है कि ना तो वो बहुत ज्यादा झुकने को तैयार है, बल्कि केंद्र सरकार को भी अब वो आंख दिखा रहे हैं बाकायदा। हाँ, क्योंकि जो चल रहा है इस समय, आप देखिएगा, यदि आप सत्ता का आंकड़ा भी देखें तो जो एनडीए केंद्र में उसके पास 293 सदस्य हैं, 272 का बहुमत होता है। अब अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी चिराग पासवान की सीटों को जोड़ दें तो ये 17 सीटें होती हैं। 5 एलजेपी के पास में है, 12 जेडीयू के पास में है। यदि ये 17 सीटें कम होती हैं तो ये बहुमत जो बीजेपी के पास है वो 275 रह जाता है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीटें ज़्यादा। अब ऐसी स्थिति में चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे आपके टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी सदस्य एक बार यदि इशारा करता है कि भाई आप एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा, तो आप मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार तो स्टेप बढ़ाने के लिए तैयार हो ही चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा संकट केंद्र सरकार पर है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ईडी है उसके सुर भी पिछले कुछ दिनों से बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। ईडी के डायरेक्टर है राहुल नवीन, उनका पिछले दिनों बयान आया था कि भाई किसी के आरोप, यदि कोई नेता आरोप लगाता है और सिर्फ शक के आधार पर आप किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू नहीं कर देना। वो अपने अधिकारियों को एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी वाले जो यदि कहें तो भाई आपको विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि ईडी के पास में भी संभवतः इस तरीके के मैसेज पहुंच रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा खेल होने वाला है और जो सरकार है वो महाराष्ट्र और बिहार की नहीं, केंद्र की सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। और यदि जो भी कुछ होना है वो जनवरी के महीने में संभवतः हो जाएगा। जो बजट सत्र आपका आने वाला है, बजट सत्र शुरू होने से पहले देश में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। और संभवतः जो दिखाई दे रहा है, या तो मोदी सरकार जाएगी और जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि बाकी के जो बीजेपी के जो बड़े एलाइज हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाए, कुछ भी हो। और इसीलिए आपने देखा कि ईडी की तरफ से कुछ हद तक अब विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना बंद कर दिया गया है। अब जो टारगेट हो रहे हैं वो सत्ता पक्ष के नेता ही टारगेट हो रहे हैं। अब उसके पीछे बीजेपी की रणनीति कुछ है, या ईडी के जो डायरेक्टर हैं, या ईडी जो है वो विपक्ष के लोगों को बताने, एक तरीके से मैसेज दे रही है कि भाई जो हमारे ऊपर जो दबाव था वो सरकार का दबाव था, हम उस सरकार के दबाव में उस तरीके की कार्रवाई कर रहे थे। अब जब सरकार जाते हुए दिखाई दे रही है तो फिर ईडी का जो एक तरीके से शिकंजा जो है वो सत्ताधारी दल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बिहार में हो चाहे देश में हो, कहीं पर भी हो, मतलब बहुत बड़ा खेल होने की स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यही है कि उसका जो केंद्र बिंदु है इस पूरे राजनीतिक खेल का वो है बिहार। और बिहार में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं कि उनको क्या करना है, केवल घोषणा बाकी है। जो घोषणा वो 14 तारीख से पहले नहीं कर सकते हैं, उनके जो तौर तरीका है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है। और जैसे ही यहां कोई घोषणा होती है, बदलाव होता है, वो उसका असर सीधे केंद्र सरकार पर पड़ना तय दिखाई पड़ रहा है। और नीतीश कुमार की ही जो गतिविधियां हैं, नीतीश कुमार की रणनीति, केवल उन्हीं से ये चीजें साफ नहीं हो रही है कि राजनीतिक बदलाव की तैयारी हो चुकी है, बल्कि वो जिस गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं वहां से भी संकेत इसके मिलने शुरू हो चुके हैं। तो राजनीतिक बदलाव के कयास जो लग रहे थे, अब उनके कंफर्मेशन टेस्ट के रिजल्ट दिखाई पड़ने लगे हैं। और यह माना जा रहा है कि 14 जनवरी एक बड़ी डेडलाइन है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। चूंकि बिहार में कुछ होता है तो निश्चित तौर पर बड़ा फर्क पड़ेगा केंद्र सरकार पर। हाँ बिल्कुल, बिहार में कुछ होगा तो केंद्र पर जरूर असर पड़ेगा। जो मैं बताया था कि 17 सांसद यदि हटते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र की सत्ता में तो खलबली तो मचनी मचनी है। तो और दूसरी बात, नीतीश कुमार को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ही ये एक तरीके से जेडीयू को घेरने की कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे, जिस दिन उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होनी थी, टीवी चैनलों पर नीतीश की पीएम से मुलाकात वाली खबर नहीं चल रही थी। टीवी चैनल क्या दिखा रहे थे? बिहार में छात्रों का
आंदोलन सरकार के खिलाफ। एक तरीके से नीतीश कुमार पर पहले से ही दबाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी बीजेपी की तरफ से, जबकि कल की जो सबसे बड़ी खबर थी वो किसानों का बंद था, लेकिन वो किसानों का बंद किसके खिलाफ था? वो केंद्र सरकार के खिलाफ था। वो खबर टीवी चैनलों से गायब थी और छात्रों के आंदोलन को जो अब तक 12 दिन से चैनल नहीं दिखा रहे थे, वो नीतीश कुमार के दिल्ली में जैसी खबर आती है कि पीएम से मिलने के लिए वो जा रहे हैं, वो टीवी चैनलों पर हर टीवी चैनल पर छा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार भी इस मैसेज को समझ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे उनका जो सो कॉल मीडिया है उसके थ्रू हर तरीके से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए संभवतः नीतीश कुमार ने जो स्टेप उठाया वो बिना मिले ही, अचानक उनका जो काफिला था वो पीएम आवास की तरफ जो जाना था वो एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गया, की तरफ चला गया और बिना मिले चले गए नीतीश कुमार। और केवल यही एक मौका नहीं था कि दिल्ली आकर वो नहीं मिले, एनडीए की बैठक बुलाई थी जेपी नड्डा ने, अमित शाह भी वहां मौजूद थे, लेकिन उस बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं आए।